नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिससे बात करेंगे विरोध की चिंगारी, मस्जिद विवाद जारी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजाले स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण के विरोध में हिंदुवादी संगठनों का उग्र प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी ढली टनल पर बैरिकेड्स तोड़कर संजौली बाजार पहुंचे। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बता दें कि इसमें एक पुलिसकर्मी के साथ कई प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं। माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने दोनों तरफ से पुलिस को घेर लिया है। प्रदर्शनकारियों की ओर से फिर से बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की गई है। इस पर पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए फिर से लाठीचार्ज किया। संजौली चौक पर जमकर नारेबाजी की जा रही। प्रदर्शनकारी चौक के दोनों ओर इकट्ठा हो गए हैं। बता दें कि प्रदर्शन में एम्बुलेंस भी फंस गई है। वहीं शिमला के उपनगर टूटू में भी लोगों ने विरोध रैली निकालकर अवैध निर्माण को तोड़ने की मांग रखी है। लोगों ने वक्फ बोर्ड को बंद करने की मांग उठाई है। मामले में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में तनाव बढ़ता जा रहा है। इस दौरान धक्का मुक्की के बीच प्रदर्शनकारियों ने फिर से मस्जिद की ओर बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को 20 मीटर पीछे ही खदेड़ दिया। जी नहीं, हमारा उस मस्जिद को तोड़ने का कोई प्रयास नहीं है, ना ही हम उस मस्जिद को तोड़ने के लिए आए हैं। हमारा विरोध केवल मात्र इतना है कि इस मस्जिद के अंदर जो बाहर से आए घुसपैठिए, जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका कोई पता नहीं है, वो कहाँ से आए हैं और कौन वो लोग हैं, और यहाँ पर आकर के वो अपना कारोबार कर रहे हैं, हमारे स्थानीय लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, हमारी स्थानीय जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। हम उसका विरोध करने के लिए जो है आज प्रशासन से अगर हमें टकराव की स्थिति भी करनी पड़ेगी तो हम टकराने के लिए भी तैयार हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनातनी देखने को मिली है। लगातार मांग की जा रही है कि मस्जिद के अंदर जो घुसपैठिए हैं उनको वहां से हटाया जाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ हिमाचल से विनोद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, क्या कुछ जानकारी है कि अभी भी ये प्रदर्शन जो है वो जारी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से शिमला जो है, शिमला के अंदर जो विवाद ये मस्जिद को लेकर हो रहा है, ये पिछले कई दिनों से चल रहा है। और आज जो है प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के आगे अपना पूरी भीड़ आती है और फिर उसको गिराने की बात करती है। तो कहीं ना कहीं विवाद अभी भी जारी है। और विवाद क्या है, 2010 में एक मंजिला इस मस्जिद को बनाने की अनुमति मिली थी, जिसके बाद में धीरे धीरे आज 5 मंजिला इमारत हो चुकी है। इसको लेकर लोगों का विवाद है। लोगों का कहना है यहाँ कुछ बाहरी लोग भी आते हैं और तो शिमला के जल्दी हिमाचल के लोगों का जो नौकरियां भी या जॉब या उनका जो बिजनेस पर भी असर डाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हिमाचल के लोगों का कहना है कि एक अवैध निर्माण है, ऊपर से जो समुदाय है उनके जो बाहरी लोग वहां पे आ रहे हैं, उनको लेकर विरोध है और विरोध अभी भी जारी है और जब तक जारी रहेगा, जब तक ये मस्जिद की 5 मंजिला जो अवैध निर्माण हुआ है वही गिराया जा सकता। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि मस्जिद के अवैध निर्माण पर प्रदर्शनकारियों पर दूसरी बार हुआ लाठीचार्ज। और अब बात करेंगे मौत की रील, परिवार गए लीन। सीतापुर जिले में रील बनाते समय हुए हादसे में 3 लोगों की मौत होने की सूचना मिली है। सिर्फ रील बनाने वाला ही जिंदा बचा है। सिर्फ रील बनाने वाला व्यक्ति जिंदा है। हरगांव रेल प्रखंड क्षेत्र की ऑयल चौकी इलाके में वीडियो रील बनाते समय 3 लोग ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। केवल रील बनाने वाला ही जिंदा है। मौके पर आरपीएफ और इलाका पुलिस पहुंच गई। मृतक लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा से शेखटोला निवासी बताए जा रहे हैं। मरने वालों में लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के शेखटोला निवासी रहमान अंसारी का 26 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अहमद और मोहम्मद अहमद की 24 वर्षीय पत्नी आयशा और 2 वर्षीय पुत्र अब्दुल्ला शामिल है। हमारा भांजा जो आया था मेला देखने ताजिए का चौकी कला में, और आज उसका घर जाना था तो सुबह टहलने गया, कुछ इधर या लेटरिन करने को गया। नाम क्या है भांजे का आपको? मोहम्मद अहमद जी। कौन कौन थे? वो पत्नी थी उनकी और एक लड़का था उनका, और मोहम्मद अहमद थे। तो वहीं हादसा हो गया है। कैसे कहाँ गए थे ये लोग? ये अब पता नहीं, उधर टहलने गए होंगे या जो है लेटरिन बता रहे हैं कुछ लोग की करने गए थे। हाँ, इसी से वापसी आ रहे थे, भागे मगर जो है ट्रेन आ गई।
रेलवे ट्रैक पर बनवा रहे थे रील, उसी वक्त ट्रेन आई और पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विनीत हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके। विनीत, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जैसे आपको बता दें, लखीमपुर खीरी के ओयल चौकी क्षेत्र के अंतर्गत उमरिया गांव का मामला है, जहां उमरिया गांव के पास ओवरब्रिज पर रेलवे ट्रैक पर रील बना रहे एक परिवार के 3 लोगों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। बताते चले कि मृतक मोहम्मद अहमद अपनी पत्नी नाजनीन और 2 वर्षीय पुत्र के साथ रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर रील बना रहे थे और तीनों मृतक जो है लहरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शेख टोला मोहल्ला निवासी बताए जा रहे हैं, जो रील बना रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक उन्हें रौंदते हुए निकल गई। बता दें कि इसी दौरान वहीं पास में खड़े एक ग्रामीण ने काफी शोरगुल किया, इनको सतर्क करने का प्रयास किया, लेकिन रील बनाने में ये तीनों लोग इतने मशगूल थे कि शायद इनको ना ही ट्रेन की आवाज सुनाई दी, ना ही ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई दी और ना ही उस ग्रामीण की आवाज सुनाई दी, जिसके चलते बड़ा हादसा हो गया। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि रेलवे ट्रैक पर बनवा रहे थे रील और उसी वक्त ट्रेन मौके पर पहुंची, जहां पर तीनों लोगों की मौत हो गई है। और अब बात करेंगे नई दुनिया का आगाज, पीएम का संवाद। इंडिया एक्सपो सेंटर एवं मार्च में 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2024 का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बता दें, इसमें 26 देशों के 836 प्रदर्शक और 50,000 से अधिक विजिटर भाग ले रहे हैं। आयोजन का मकसद यूपी को सेमीकंडक्टर के निर्माण का हब बनाना है। पीएम मोदी ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन सरप्लस रिन्यूएबल एनर्जी के स्टोरेज सोल्यूशन के रूप में भी काम कर सकता है। भारत ने 2023 में पहले ही राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि विश्व एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। ये बात अब बड़े पैमाने पर समझी जा रही है कि जलवायु परिवर्तन केवल भविष्य की बात नहीं है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अभी ही महसूस किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कार्रवाई का वक्त भी अभी यही है और अभी है। ऊर्जा संक्रमण और अस्थिरता जैसे मुद्दे वैश्विक नीतिगत चर्चा का केंद्र है और भारत एक स्वच्छ और हरित प्लैनेट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत दुनिया का 8वां देश है जहां ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ा ये भव्य आयोजन हो रहा है। और मैं कह सकता हूं कि दिस इज द राइट टाइम टू बी इन इंडिया। आप सही समय पर सही जगह पर है। 21st सेंचुरी के भारत में द चिप्स आर नेवर डाउन। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है, when the chips are down, you can bet on India. और अब बात करेंगे इल्हान से मुलाकात, भड़के जज्बात। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान विश्वविद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों के अलावा भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की है। और इस कड़ी में कांग्रेस नेता ने रिबन हाउस ऑफिस बिल्डिंग में हुई एक बैठक में इल्हान उमर समेत कई अमेरिकी सांसदों के साथ मुलाकात की है। हालांकि उमर से राहुल की तस्वीरें सामने आने के बाद भाजपा ने राहुल गांधी पर जबानी हमले शुरू कर दिए हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में हमला बोलते हुए लिखा कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत से बन गई है। शाह ने कहा कि चाहे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करना हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस मामले पे इस मुलाकात को लेकर निशाना साधा है। राहुल गांधी अपने अंतर्राष्ट्रीय दौरों में बार बार भारत को बदनाम करते हैं, वहीं उमर से मिलते हैं जो भारत विरोधी प्रचारक और पाकिस्तान समर्थक है।
वो कश्मीर के भारत का हिस्सा होने की आलोचना करने के लिए जानी जाती हैं। ऐसे भारत विरोधी ताकतें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की दोस्त बन गई हैं। बता दें कि अमेरिका डेमोक्रेट सांसद इल्हान उमर की भारत विरोधी तौर पर पहचान है। 2022 में इल्हान पाकिस्तान दौरे पर आई थी। इस दौरान वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर भी गई थी। भारत ने उनके दौरे पर सख्त आपत्ति जताते हुए उसकी निंदा की। इसके बाद बाइडेन प्रशासन को इस मामले में सफाई देनी पड़ी थी। भारत की आपत्ति के बाद अमेरिका सरकार इल्हान के दौरे से पल्ला झाड़ लिया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? इल्हान उमर से मुलाकात के बाद अब बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर हो रही है। देखिए, आपको बता दें कि अमेरिकी दौरे पर राहुल गांधी ने कई अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की। उन सांसदों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा सवाल उठाया जा रहा है कि राहुल गांधी विदेशी दौरे पर ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसे सांसदों से मिलते हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों पर अक्सर बयानबाजी करते हैं, भारत विरोधी विचारधारा को रखते हैं, जबकि राहुल गांधी ऐसे किसी भी विदेशी धरती पर सांसद से अमेरिका में नहीं मिलते हैं या किसी दूसरे देश पर जाते हैं तो भी नहीं मिलते हैं, जो कभी भारत का समर्थन करते हैं, जो भारत की विचारधारा को समर्थन करते हैं। तो राहुल गांधी के विदेशी दौरे यानी अमेरिकी दौरे पर ये लगातार सवाल उठ रहा है। लेकिन राहुल गांधी का ये भी कहना है कि वो भारत के अंदर जिन चीजों को लेकर उठा रहे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा उन्होंने उठाया हो, उसकी तुलना चीन से की हो, इसके साथ ही साथ लोकतंत्र की तुलना की हो, उसके साथ ही साथ उन्होंने डेमोक्रेसी की बात की हो, इसके साथ ही साथ जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर राहुल गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने इंटरव्यू के दौरान, यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करने के दौरान या सभा छात्रों के द्वारा पूछे गए सवालों पर भी उन्होंने जवाब दिया। इसके साथ ही साथ भारतीय समाज जो अमेरिका में बसा हुआ है उनके द्वारा राहुल गांधी का जो स्वागत हुआ, उनके साथ डिनर डिप्लोमेसी में भी भाग लिया, इसके साथ ही भारतीय समाज के लोगों के साथ बात की। तो इन तमाम दौरों को अगर राहुल गांधी के देखा जाए, जो 3 दिन का पूरा दौरा है, उस दौरे पर राहुल गांधी ने बेशक ऐसे कुछ बयान और ऐसे कुछ बातें जरूर कही है जिन पर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी विदेशी धरती पर जाते हैं और कहते हैं कि हमें एक ऐसे देश में जन्म लिया जहाँ उनको शर्म आती है, तमाम तरह के सवाल, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। फिलहाल राहुल गांधी के इस दौरे को उस तरह से देखा जाए कि राहुल गांधी का एक अमेरिकी दौरा उतना ही चर्चित दौरा बना हुआ है, कहीं ज्यादा प्रधानमंत्री के दौरे से भी आगे। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि इल्हान से मुलाकात पर बीजेपी कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे विनेश की नई पारी जीत की तैयारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं विनेश की नई पारी जीत की तैयारी। पहलवान से नेता बने विनेश फोगाट ने बुधवार को हरियाणा के जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर लिया है। फोगाट के साथ कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। नामांकन भरने के बाद विनेश ने कहा कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं इस फील्ड में आई हूं और ये कदम उठाया है। मैंने कुश्ती में सीखा है कि अपने दुश्मनों को कभी कमजोर मत समझो, इससे हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सतपाल जी का आशीर्वाद रहेगा। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 21 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है। भाजपा ने जुलाना सीट से कांग्रेस उम्मीदवार महिला पहलवान विनेश फोगाट के सामने भाजपा ने कैप्टन योगेश वैरागी को उतारा है। कैप्टन योगेश वैरागी ने 1.5 साल पहले राजनीति में कदम रखा था। इससे पहले वो एयर इंडिया में सीनियर कैप्टन के पद पर कार्यरत थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना आदर्श मानने वाले कैप्टन योगेश ने भाजपा में शामिल होकर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। बता दें कि कैप्टन योगेश वैरागी की उम्र 35 वर्ष है और उन्होंने स्नातक की पढ़ाई की है। वो भाजपा युवा मोर्चा हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। उनके पिता नरेंद्र कुमार वैरागी सभा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मूलतः सफीदो विधानसभा क्षेत्र के पाजू कला गांव के निवासी कैप्टन योगेश की भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में मजबूत पकड़ है। खासकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उनके करीबी संबंध हैं। जानकारों के मुताबिक जुलाना विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर तब जब विनेश फोगाट, जो एक प्रमुख पहलवान और राजनीति में कदम रख चुकी हैं, क्षेत्र में अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं।
भाजपा के लिए चुनावी मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है। देखिए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं एक फील्ड में आई हूं और वहां पे मैंने पहली बार एक कदम रखा है। आज ऑफिस में आके मतलब सर से मिलके ऐसे लगा, और भाई साहब आए हैं तो मतलब जीत पक्की समझो। हम लेकिन मेहनत कर रहे हैं और हमने रेसलिंग करते हुए सीखा है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। तो हम अपनी जीत और मेहनत कर रहे हैं और सतपाल जी का आशीर्वाद रहेगा। इन्होंने भी अभी 6 महीने भी नहीं हुए, उन्होंने लोकसभा के लिए जो जीत यहाँ से जीन जुलाना से मिली थी, मैं चाहती हूँ कि उससे भी ज्यादा हम प्यार और आशीर्वाद लोगों का मिले। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विनोद गुप्ता ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी, अगर हम बात करें विनोद फोगाट का राजनीति की सफर की शुरुआत हो चुकी है। अब उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर आज नामांकन भी कल दाखिल किया था और उनके अगर हम बात करें तो बीजेपी ने भी 1.5 साल पहले जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, योगेश बैरागी जी, उन पर दाव खेला है। तो देखिए, जिस तरह से विनेश फोगाट ने आज जुलाना से अपना नामांकन किया और कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में, तो कहीं न कहीं राजनीतिक की एंट्री विनेश फोगाट की आज नहीं हुई, बल्कि तभी हो चुकी थी जब उन्होंने जंतर मंतर पर बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के नेताओं के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू किया था। वहीं से विनेश फोगाट की राजनीति शुरू हुई थी और जिसका आज नामांकन के बाद की एक विधिवत शुरुआत भी हो चुकी है। हाँ, योगेश बैरागी के साथ उनका मुकाबला है, बीजेपी के साथ मुकाबला है, तो कहीं न कहीं अभी भी ज्यादा ताकत जो है खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है बीजेपी के कांग्रेस के जो अध्यक्ष है हरियाणा के, वो कांग्रेस के बड़े लीडरों में से एक है और शायद भावी मुख्यमंत्री के रूप में उनको देखा जाता है, वो मौजूद रहे हैं। और कई पूर्व जो विधायक है या उनके सांसद है वो भी मौजूद रहे। विनेश फोगाट को लेकर कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के लिए इतना जरूर है कि वो कहते हैं कि विनेश फोगाट जीतती है तो कहीं कहीं पार्टी को मजबूती मिलेगी और हरियाणा के अंदर एक उदाहरण भी होगा और खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार के साथ हरियाणा के अंदर आएंगे। ठीक, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको, विनोद फोगाट का राजनीति में पहला कदम है और बीजेपी भी इसको लेकर कड़ी तैयारी करते हुए नजर आ रहे। और अब बात करेंगे बुंदेलखंड में घर घर में नल से जल। अमलीकौर परियोजना के तहत जल अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज बांदा पहुंचे। यहाँ उन्होंने अमलीकौर पेयजल परियोजना के पूरे होने की तारीख सुनिश्चित की और क्षेत्र में अमलीकौर परियोजना के कार्य का जायजा लिया है। जल अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होने बांदा पहुंचे जल शक्ति मंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में पेयजल की समस्या खत्म होगी, ग्रामीणों को शुद्ध पानी मिलेगा, जिससे बीमारियां भी खत्म होंगी। बांदा के पलरा सहूरपुर को जल जीवन मिशन की सौगात। 700 करोड़ की जल जीवन मिशन योजना का उद्घाटन। बुंदेलखंड में अंतिम चरण में नमामि गंगे परियोजना। अब समूचे बुंदेलखंड को मिलेगी जल संकट से मुक्ति। योगी सरकार का है प्रण, घर घर में नल से जल। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बुंदेलखंड की प्यास बुझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है, जिसके परिणाम भी अब सामने आने लगे हैं। एक वक्त में जो बुंदेलखंड पानी की एक बूंद के लिए तरसता था, आज उस बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के तहत घर घर में नल से जल पहुंच रहा है। बुंदेलखंड के बांदा जिले को बढ़ रहे पानी संकट से निजात दिलाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 470 लाख करोड़ की अति महत्वाकांक्षी परियोजना जल जीवन मिशन और नमामि गंगे परियोजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जल जीवन मिशन के तहत समूचे बुंदेलखंड को जल संकट से मुक्ति मिलने में कुछ ही काम शेष बचा है। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद से यूपी की योगी सरकार बुंदेलखंड में इस मिशन पर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इसी के तहत आज जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह व जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद बांदा पहुंचे, जहां तिंदवारी विकास खंड के गांव सहूरपुर में जल जीवन मिशन के द्वारा जल अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
गांव सहूरपुर में जल शक्ति मंत्री व राज्य मंत्री ने 400 करोड़ की लागत से बनी अमलीकौर ग्राम समूह पेयजल योजना की शुरुआत की। अभी तक इस क्षेत्र में 1618 लोगों को हर घर नल, हर घर जल के तहत नल के कनेक्शन दिए गए हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जल जीवन मिशन का निरीक्षण किया और शेष बचे काम में तेजी लाए जाने के दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, जो संकल्प 2019 में लिया था वो पूरा हो रहा है। 2024 तक सभी के घरों में नल के कनेक्शन से जल पहुंचने लगेगा, जिससे स्वास्थ्य में आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। नल के माध्यम से जल पहुंचाने का जो संकल्प था, लगभग जिस समय शुरुआत हुआ 2019 में, राज्य के अंदर लगभग 5 लाख के आसपास था नल का कनेक्शन। इस समय 2,64,000 के आसपास लगभग नल का कनेक्शन है और बुंदेलखंड में हमीरपुर महोबा में 99% यह है कि सभी के घरों में एक अभियान के रूप में जो जहाँ कमियां भी हैं, दिसंबर 2024 तक सभी के घरों तक नल का कनेक्शन और जल सुबह शाम मिलने लगे शुद्ध, जिसके कारण उनके जीवन में, उनके स्वास्थ्य में आमूल परिवर्तन आ रहा है। जल शक्ति मंत्री ने परियोजनाओं का विधिवत निरीक्षण करते हुए इस कार्यक्रम को तय समय पर पूरा करने की बात कही। जल शक्ति मंत्री ने बताया कि ये परियोजना माननीय प्रधानमंत्री की अति महत्वाकांक्षी परियोजना है। राज्य में जिन घरों तक नल से जल नहीं पहुंचा है, दिसंबर 2024 तक उन घरों में भी पीने का स्वच्छ पानी पहुंचने लगेगा। ये राज्य के अंदर एक अभियान के रूप में लिया गया है। उसी तरह गाँव को चिन्हित करके, जनपदों को चिन्हित करके ये एक जला अभिनंदन एक कार्यक्रम गांव में किए जा रहे हैं। उसी का एक आज हमीरपुर में महोबा में हुआ। सर ये बताइए, जो शहरी जल मिशन योजना चल रही है उसमें कितना कार्य हो चुका है? आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, क्योंकि हम जल ग्रामीण हित का काम देखते हैं तो सुधार हो रहा है। कभी कभी रोग की शिकायत आती है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए एक सुधार आ रहा है। और मैं गारंटी से कहता हूँ, राज्य में जिन जनपदों में भी अभी पानी नहीं पहुँचा है, 2024 दिसंबर तक सभी को हम पानी। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने निर्देश दिया कि 30 सितंबर से पहले बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के सभी जिलों में हर घर नल योजना का काम 100% पूरा कर लिया जाए। के न्यूज के लिए बांदा से भगत सिंह की रिपोर्ट। और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।